नमस्कार प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल कहानियों का सफ़र। तो चलिए बढ़ाते हैं इस सफ़र को आगे एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है सीमा रेखाएं, और ये लिखी है कुंवर नारायण जी ने। एक बार ऐसा हुआ कि दो देशों के बीच सीमा रेखा यानी विभाजन रेखा अचानक कहीं खो गई। खासा वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, मारा मारी थी उसको लेकर। सब एकदम थम गया। दोनों देश लड़ना छोड़कर खोजने में लग गए अपनी अपनी सीमा रेखाएं। बल्कि अपनी सीमा रेखा जो दोनों की होते हुए भी किसी एक की ही नहीं थी, क्योंकि सीमा रेखा खो गई थी। इसलिए सबसे बड़ी मुश्किल दोनों देशों के बीच फर्क करने में हो रही थी। दोनों का रंग रूप एक, रहन सहन एक, जमीन आसमान एक, पहाड़ नदियाँ जंगल एक, वेशभूषा तक एक, रक्त का रंग एक, शरीर की बनावट भी एक। सीमा रेखा के खो जाने वाला हादसा उस समय हुआ जब उसी सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच घमासान चल रहा था। उसके गायब होते ही लड़ाई रोकनी पड़ी और दोनों ही देश लड़ना छोड़कर लड़ाई की जड़ यानी सीमा रेखा को खोजने में जुट गए। इतिहास से शुरू किया तो पता चला कि अभी कुछ ही वर्षों पहले तक वह कहीं थी ही नहीं। कुछ लोगों को शक हुआ कि भीषण गोलाबारी में कहीं वह नाजुक सी सीमा रेखा ही तो नहीं हलाल हो गई। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो कहीं उसकी लाश तो मिलती। एक लाश मिली तो जरूर, पर इतनी शत विशत हालत में कि उसे पहचानना ही मुश्किल हो गया। कुछ उत्साही और जानकार लोग सीमा रेखा की तलाश में पुरातत्व में भी गए। वहां हाल और भी बुरा था। दो देशों के बीच तो क्या, वहां किन्हीं और दो देशों के बीच भी सीमा रेखा नजर नहीं आ रही थी। उनमें से कुछ लोग यह अटकल लगा रहे थे कि शायद आधुनिक समय में सीमा रेखा उसी तरह पाताल में चली गई थी जैसे वैदिक काल में सरस्वती नदी विलुप्त हो गई थी। फिलहाल समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा था, न वर्तमान में, न इतिहास में, न भविष्य में, न आदमी की नस्ल में, न शक्ल में, न साहित्य में, न कलाओं में और न ही भूगोल में। सीमा रेखा ना रहने से सब एक सा लगने लगा था, मानो कई अलग अलग देश न होकर एक ही दुनिया हो। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि साफ साफ पता ही नहीं चल रहा था कि कौन किसके विरुद्ध है। सब एक दूसरे के पक्ष में लगते थे, और जब यह ना पता चले कि कौन किसके खिलाफ है, मानव जाति की सबसे बड़ी पहचान, उसके हजारों साल पुराने योद्धा रूप का ही लोप होता जा रहा था। युद्ध और संघर्ष जैसे महाकर्म का अभिप्राय ही घपले में पड़ गया था। बिना संघर्ष के प्रगति कैसे हो? संघर्ष क्या रुका कि मानव जाति की प्रगति ही रुक गई थी। विकास के अनवरत क्रम में दिल दहला देने वाली बाधा उत्पन्न हो गई थी। संघर्ष और संहार के अपार और अपराजय साधनों का आविष्कार, निर्माण और वितरण करने वाले तमाम संस्थानों और कारखानों के लिए संकट पैदा हो गया था, जिसका विपरीत प्रभाव उन्नत और अनुन्नत देशों पर एक साथ पड़ रहा था। उनकी आर्थिक व्यवस्था डामाडोल होने लगी। लड़ाइयां अगर किसी भी वजह से रुक गई तो मनुष्य जाति का विनाश अवश्य भावी था। पृथ्वी अगर बच भी गई तो किस काम की? जिन घने जंगलों, वीरानों और दुर्गम पहाड़ों वगैरह से होकर सीमा रेखा गुजरती थी, वहां उसे हर वक्त दृष्टि में रखना वैसे ही हमेशा ही मुश्किल रहा। अब जब वह खो गई थी या दिखाई नहीं दे रही थी तो उसे ढूंढ पाना लगभग असंभव था। सबसे बड़ी मुश्किल पैदा हो गई थी उसे ढूंढने वालों की भीड़ भक्कड़ में। दोनों देशों के बीच इतनी आज़ादी से आ जा रहे थे लोग कि मानो अब दो नहीं, दोनों मिलकर एक देश हो गए हों। यहाँ तक कि दोनों देशों के बीच मेल मोहब्बत और शादी ब्याह तक का सिलसिला शुरू हो गया। इसके पहले कि एक बिल्कुल स्वाभाविक सरलीकृत समाधान में ठहर कर हमेशा के लिए शांत हो जाता और दो महान देशों के बीच फर्क कर सकने वाली लड़ाई झगड़े की कोई बुनियाद ही ना बचती, कुछ पेशेवर देशभक्त राजनीतिज्ञों और कूटनीतिज्ञों ने मामला आगे बढ़कर हाथ में ले लिया और सार्वजनिक रूप से अत्यंत समारोही ढंग से शपथ खाई कि देश के हित में हम मामले को उलझा कर ही रहेंगे
और पक्का संकल्प लिया कि अगर पुरानी सीमा रेखा किसी कारण से ढूंढने से न भी मिली तो हम नई सीमा रेखा बनाएंगे, चाहे इस महान प्रयास में दोनों देशों को मर मिटना ही क्यों न पड़े। इस मर मिटने वाले नारे का लोगों पर कमाल का प्रभाव पड़ा। तमाम ऐसे लोग सामने आने लगे और नए नए लोग पैदा भी होने लगे जिन्होंने इस मर मिटने वाले धर्म को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और उसे देश विदेश में मुस्तैदी से फैलाने लगे। उनके विश्वव्यापी संप्रदाय बनने लगे जिनके लिए दूसरों को मार कर मर मिटने का धर्म किसी भी धर्म से ज्यादा महत्व रखता था। देश देश में वह धर्म तेजी से फैलने लगा और उसके अनुयायी उसी तरह फैलने लगे जैसे महामारी फैलती है। एक कट्टर अनुयायी से किसी नाबालिग ना समझने नादानी में पूछा, जरा विस्तार से समझाइए इस पर मर मिटने या मार कर मिटा देने वाले इस धर्म की बारीकियों को। वह विस्तार में नहीं गया, जरा जल्दी में था। विस्तार में जाने का ना तो उसके पास समय था ना ही धीरज। नाबालिग की बचकानी उत्सुकता को बीच में ही काटते हुए उसने कहा, इसमें विस्तार है ही नहीं, केवल संक्षेप में मर मिटना है। समझा नहीं? जरा और समझाता हूँ। यह कहकर उसने बात की एक गोली बनाकर नाबालिग के उलझे हुए दिमाग में ठोक दी। इससे संदेह उठाने वाला तो हमेशा के लिए शांत हो गया, लेकिन दूसरे नाबालिग भी इसके सार तत्व को तुरंत और बखूबी समझ गए। बात जब मर मिटने वाले ज्यादा बड़े मुद्दे पर जा टिकी तो सीमा रेखा वाला तनाव कुछ कम हुआ, मगर स्थिति गंभीर बनी रही। मामले को उलझाने और फिर उलझाए रखने में मीडिया की ओर से भी राजनीति को पूरा सहयोग मिल रहा था। माहौल किसी भी सरल और सीधे समाधान के बिल्कुल खिलाफ था। महायुद्ध तक हो सकता था, क्योंकि मर मिटाने वाले धर्म को बचाए रखना जरूरी था। सारी दुनिया विस्फोट के एक नाजुक बिंदु पर बैठी सोच रही थी कि अचानक खबर उड़ी, खोई सीमा रेखा मिल गई। वह जमीन पर नहीं, एक नक्शे में छिपी बैठी थी, जैसे बिल में सांप। अब सीमा रेखा नहीं, वह नक्शा विवाद का विषय था जिसमें वह मिली थी। एक बहुत बड़ी मेज, दुनिया से भी ज्यादा बड़ी मेज पर एक छोटा सा नक्शा। मेज को घेर कर नक्शे के चारों ओर तमाम विशेषज्ञ बैठ गए। नक्शे में तमाम सीमा रेखाओं की इतनी जबरदस्त गिचपिच थी कि पता ही नहीं चलता था कौन सी रेखा किस देश की या किस जाति की सीमा थी। एक साधारण व्यक्ति से लेकर पूरी मानव जाति तक सीमा रेखाओं का एक ऐसा महाजटिल महाजाल फैला हुआ था कि उसके नीचे पूरी पृथ्वी लगभग डंक गई थी। देशों में ही नहीं, अब तो घर घर में हर व्यक्ति परेशान था। दो के बीच एक सही सीमा रेखा की तलाश में। सिर्फ बच्चे खुश थे जो नहीं मानते किसी भी सीमा रेखा को। वे उड़ रहे थे हवा में, असीम रंग बिरंगे गुब्बारों की तरह, अपने पीछे सीमा रेखाओं को टूटे हुए धागों की तरह लहराते। बहुत शानदार कहानी थी कुंवर नारायण जी द्वारा। कितना खूबसूरत होता ना सच में ऐसा कि कोई सीमा रेखा नहीं होती और सारी दुनिया एक होती, और हम भी सीमा रेखाओं को ऐसे गुब्बारे में बांधकर उड़ा देते। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सुनते रहिएगा कहानियाँ। बाय बाय।